हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्न एक्सिस और मैं हूं आपका टीचर उमेर। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना पहला मॉडिफायर जिसका नाम है अरे मॉडिफायर। इसका क्या फंक्शन है और इसको कैसे यूज करते हैं ये सब सीखेंगे आज की क्लास में। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। कुछ लोग इसे अरे मॉडिफायर कहते हैं, लेकिन अगर आप गूगल ट्रांसलेट पर जाके चेक करेंगे तो इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो अरे मॉडिफायर है, जो कि बहुत ही आसान है, खासतौर पर हम पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि हम दिन भर इस लफ्ज को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। राइट। अरे यार, लाइट फिर चली गई। अरे वाह, आज लाइट 2 मिनट पहले आ गई। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अरे मॉडिफायर असल में करता क्या है। जो लोग प्रोग्रामिंग या कोडिंग वगैरह करते हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि अरे का क्या फंक्शन होता है, लेकिन जिनको नहीं पता वो कान खोल के सुन लें। किसी भी ऑब्जेक्ट की इंस्टेंट डुप्लीकेट कॉपीज लेने के लिए हम अरे मॉडिफायर को यूज करते हैं, जिसका फायदा ये होता है कि अगर हम अपने मेन ऑब्जेक्ट में कुछ भी एडिट करते हैं या चेंजेस करते हैं तो वो उसकी तमाम इंस्टेंट कॉपीज में अप्लाई हो जाता है। राइट। तो चलें इसे यूज करना सीखते हैं। यहाँ मेरे पास एक क्यूब है जो बाय डिफॉल्ट होता है ब्लेंडर में, और इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ आऊँगा मॉडिफायर प्रॉपर्टीज के अंदर और ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करके यहाँ मैं अरे मॉडिफायर पे क्लिक कर दूंगा। अरे मॉडिफायर पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें सबसे टॉप पर है फिट टाइप। ठीक है। फिट टाइप एक तरह का UOM है, यानी यूनिट ऑफ मेजर है, यानी कि हम यहाँ से ये तय कर सकते हैं कि हमारे जो डुप्लीकेट कॉपीज अप्लाई होंगी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसकी लेंथ किस हिसाब से अप्लाई हो। राइट। इसके अंदर 3 ऑप्शंस हैं, फिट लेंथ और फिट कर्व है। इन सब को हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ऑफसेट क्या चीज़ होती है। हमारे पास अरे मॉडिफायर में ऑफसेट अप्लाई करने के 3 ऑप्शन है, रिलेटिव ऑफसेट, कांस्टेंट ऑफसेट और ऑब्जेक्ट ऑफसेट। पहले हम रिलेटिव ऑफसेट देख लेते हैं और ऑफसेट का मतलब समझ लेते हैं। ऑफसेट का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के दरमियान का गैप। ठीक है। अब यहाँ पे आपको फैक्टर मिल रहा है ऑफसेट में, जिसमें आपको x, y, z 3 डायरेक्शंस मिल रही हैं, जिसमें फैक्टर x में आपको 1 की वैल्यू नजर आ रही है और y और z दोनों 0 हैं। राइट। तो ये 0 क्यों है और ये 1 क्यों है, अब समझ लेते हैं कि यहाँ पे x, y, z 3 एक्सिस क्यों दिए गए हैं। क्योंकि हमारे पास 3D में 3 एक्सिस होते हैं, x, y और z। तो हमने अपने ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपी जिस डायरेक्शन में लेनी होती है, हम यहाँ रिलेटिव ऑफसेट में आके या किसी भी ऑफसेट में आके उसकी उस एक्सिस की वैल्यू को अप्लाई करते हैं। लाइक यहाँ पे x एक्सिस 1 है, अगर मैं इसको यहाँ से 0 कर दूं तो आप देखें कि इसकी डुप्लीकेट कॉपी गायब हो गई। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी डुप्लीकेट कॉपी जो है वो y एक्सिस में बने, तो यहाँ पे अगर मैं y पे 1 टाइप करूंगा तो यहाँ पे इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन गई। सेम इसी तरह अगर मैं z एक्सिस में 1 टाइप करूंगा तो z एक्सिस में इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके दरमियान में तो गैप आ नहीं रहा। ये दरमियान में गैप इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो रिलेटिव है। ठीक है। रिलेटिव ऑफसेट क्या होता है आइए देख लेते हैं। मैं जाता हूँ 7 प्रेस करके टॉप व्यू में और मैं z एक्सिस की वैल्यू 0 करूंगा। सबसे पहले आप ये देख लें कि यहाँ पे हमारे पास एक क्यूब है। ठीक है। और ये क्यूब किसके बराबर है, इसकी लेंथ है 2 ग्रिड्स के बराबर। राइट। यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। अब मैं इसके ऊपर x एक्सिस में 1 का ऑफसेट इंटर करता हूँ। तो अब क्या हुआ कि हमारे इस ऑब्जेक्ट की एक डुप्लीकेट कॉपी बनी जो कि बिल्कुल इसके साथ इस तरह अटैच है। राइट। तो रिलेटिव ऑफसेट यही कर रहा होता है कि ये अपने रिलेटिव ऑब्जेक्ट के बिल्कुल साथ चिपक के चल रहा होता है। राइट। अगर आपने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान गैप बढ़ाना है तो आपको अपने ऑफसेट की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं 1.5 करके इंटर प्रेस करूं तो अब आप देखें कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान गैप आ गया है। अगर मैं 7 प्रेस करूं तो ये ऑफसेट आया है हमारे हाफ ऑब्जेक्ट जितना, जितना हमारा ये क्यूब हाफ ऑब्जेक्ट बनता है। अगर मैं इसका ऑफसेट यहाँ से 2 कर दूं तो अब आप देखें कि क्या हुआ, इसने पूरे एक ऑब्जेक्ट की लेंथ जितना डिस्टेंस इसके दरमियान क्रिएट कर दिया। अब अगर मैं इसकी मज़ीद कॉपीज़ यहाँ से लेता हूँ तो अब आप देखें कि इन तमाम डुप्लीकेट कॉपीज़ के दरमियान इक्वल डिस्टेंस ही अप्लाई हो रहा है। राइट। और वो डिस्टेंस है इसके रिलेटिव ऑब्जेक्ट जितना। तो उम्मीद है आपको रिलेटिव ऑफसेट की समझ लग गई होगी कि ऑफसेट क्या होता है और रिलेटिव ऑफसेट क्या होता है। अब चल के देखते हैं अपने फिट टाइप के ऑप्शंस में। इसको वापस यहाँ से 1.5 कर देता हूँ।
तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है फिक्स्ड काउंट। ठीक है, फिक्स्ड काउंट क्या करता है, जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हम यहाँ काउंट के ऊपर या तो इस एरो पे क्लिक करके या फिर यहाँ पे अपने माउस का कर्सर रख के और माउस की लेफ्ट की होल्ड करके लेफ्ट राइट ड्रैग करके इसकी कॉपीज ले सकते हैं। ठीक है, तो फिक्स्ड काउंट में क्या होता है कि हम अपनी एक फिक्स्ड क्वांटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसकी डुप्लीकेट कॉपीज ले सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे 50 कॉपीज चाहिए इसकी तो मैं यहाँ पे 50 टाइप कर सकता हूँ, अगर मुझे 12 चाहिए तो मैं यहाँ पे 12 टाइप कर सकता हूँ। तो यहाँ हम क्वांटिटी में अपने डुप्लीकेट कॉपीज लेने के लिए फिक्स्ड काउंट को यूज करते हैं, राइट। इसके नीचे दूसरा ऑप्शन है फिट लेंथ, और ये भी आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। फिट लेंथ भी बहुत काम का है। फॉर एग्जांपल आप कोई आर्किटेक्चरल वर्क कर रहे हैं और वहाँ पे आपने एक सड़क बनानी है, ठीक है, और उस रोड की लेंथ आपने देनी है फॉर एग्जांपल 10 मीटर। तो आप यहाँ पे 10 टाइप करेंगे तो ये 10 मीटर आ गया, और यहाँ से ऑफसेट उस वक्त आप कर देंगे 1। ठीक है, रिलेटिव ऑफसेट 1 करेंगे तो अगर आपने यहाँ पे कोई सड़क वगैरह बनाई हुई है तो ये इसके अकॉर्डिंग ही चलेगी। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है हमारे पास फिट कर्व। फिट कर्व भी बहुत इजी है। तो यहाँ से पहले इसकी फिट लेंथ वापस कर देते हैं 1 और यहाँ से लेते हैं फिट कर्व। फिट कर्व क्या काम करता है कि फिट कर्व के ज़रिए मैं अपने ऑब्जेक्ट की जो डुप्लीकेट्स कॉपी है वो अपने कर्व की लेंथ के हिसाब से डिसाइड कर सकता हूँ, जिसके लिए मुझे यहाँ पे एक कर्व ऑब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ ऐड पे आऊँगा और कर्व पे आऊँगा और यहाँ से ऐड कर लेते हैं एक पाथ कर्व, राइट। अगर आपको मालूम नहीं है कि कर्व कैसे यूज़ करते हैं और कर्व क्या होते हैं तो इसके ऊपर भी मैंने बहुत डिटेल में क्लासेस बना के अपलोड की हुई हैं, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। आप अगर कर्व के बारे में मज़ीद सीखना चाहते हैं तो आप वो क्लासेस देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक कर्व ऐड कर दिया है और अब मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से कर्व के इस बॉक्स पे क्लिक करूँगा। मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से अपना कर्व सेलेक्ट कर सकता हूँ, या दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ से ये आई ड्रॉपर लेके अपने कर्व के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ, राइट। अब मैं जा रहा हूँ अपने टॉप व्यू में 7 प्रेस करके, और अब अगर मैं अपने इस कर्व को सिलेक्ट करके एडिट मोड में चला जाऊँ और इसका ये पॉइंट सेलेक्ट करके G प्रेस करूँ और X प्रेस करूँ और इसको मैं आगे बढ़ाता जाऊं तो आप देखें कि मेरे कर्व के हिसाब से इसकी लेंथ बढ़ती जा रही है या डुप्लीकेट्स कॉपी इंक्रीज होती जा रही है, राइट। तो कर्व यही काम करता है। उम्मीद है आपको ये तीनों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। फिक्स्ड काउंट के ज़रिए हम फिक्स्ड क्वांटिटी इंटर करके उसकी डुप्लीकेट कॉपीज ले सकते हैं। फिट लेंथ में हम यहाँ पे लेंथ इंटर कर सकते हैं और उसकी डुप्लीकेट कॉपीज ले सकते हैं, और फिट कर्व में हम कोई कर्व ऑब्जेक्ट ऐड करके उसकी लेंथ के हिसाब से डुप्लीकेट कॉपीज ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। अब समझ लेते हैं अपना कांस्टेंट ऑफसेट। ठीक है, रिलेटिव और कांस्टेंट बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, ये भी आप समझ लेते हैं एक तरफ का UOME है, यानी यूनिट ऑफ मेयर। रिलेटिव ऑफसेट में क्या हो रहा था कि हमारे रिलेटिव ऑब्जेक्ट की लेंथ के हिसाब से कॉपीज बन रही थी या ऑफसेट बन रहा था। कांस्टेंट ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि ये लेंथ के हिसाब से बनता है। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पे ये फिट लेंथ वाला काम कर रहा था, सेम इसी तरह यहाँ पे हम डिस्टेंस भी इंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 3-4 ऑब्जेक्ट्स है और मैं चाहता हूँ कि इन 4 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान का जो ऑफसेट होगा यानी जो गैप होगा इनका वो होना चाहिए 4 मीटर का, राइट। अगर मैं चाहता हूँ ये 5 मीटर हो तो ये 5 मीटर हो जाएगा, राइट। तो ये काम है ऑफसेट का। तीसरा है ऑब्जेक्ट ऑफसेट, इसको हम थोड़ी देर में समझेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं इसको एडिट करने का तरीका। मैं रिलेटिव ऑफसेट में आ गया और इसकी वैल्यू कर देते हैं 1.5। अब जब भी आप अपने किसी ऑब्जेक्ट पर अरे मॉडिफायर अप्लाई करते हैं और इसकी डुप्लीकेट कॉपी लेते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि आप जब भी अपने मेन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसके ऊपर कोई भी चेंजेस करते हैं, लाइक स्केल वगैरह करते हैं, वो ऑल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई होता है, राइट। आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, स्केल डाउन करें, स्केल अप करें, तो तमाम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई होगा, राइट। अच्छा, एक ऑप्शन मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ये केज वाला, ऑन केज, कि मैं जब अरे मॉडिफायर आपको पढ़ाऊँगा तो इसका एक और फंक्शन आपको समझाऊँगा। अब वो फंक्शन देख लेते हैं क्या है। फॉर एग्जांपल मैं ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ अपना और चला जाता हूँ एडिट मोड में, राइट। एडिट मोड में आने के बाद मैं सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट कर सकता हूँ और एडिट कर सकता हूँ।
लाइक मैं इसको इंसर्ट करता हूँ और एक्सट्रूड करता हूँ, राइट। लेकिन मैं इसकी जो डुप्लीकेट कॉपीज़ हैं उसको एडिट नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं यहाँ से आके इस ऑन केज के ऑप्शन को क्लिक कर दूँ तो अब क्या होगा कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके उसको एडिट कर सकता हूँ और वो एडिट भी तमाम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर या उसकी तमाम डुप्लीकेट्स की कॉपी पर अप्लाई होगा। लाइक अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ और इसके ऊपर इंसर्ट अप्लाई करूँ और इसको एक्सट्रूड कर दूँ तो आप देखें कि ये अब तमाम कॉपीज़ को एडिट करने के काबिल इसने बना दिया है, राइट। तो ये ऑन केज का एक और ऑप्शन था जो मैंने आपको बताना था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब आ जाते हैं अपने तीसरे ऑप्शन की तरफ जो कि है ऑब्जेक्ट ऑफसेट। एक बात आप याद रखें कि आपने जब भी ऑफसेट अप्लाई करना है ऑब्जेक्ट के दरमियान में तो इन तीनों में से सिर्फ कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ऐसा ना हो कि आप रिलेटिव भी ऑन कर लें और कांस्टेंट भी ऑन कर लें या ऑब्जेक्ट के साथ कुछ और ऑन कर लें। आपने हमेशा सिर्फ एक टाइप का ऑफसेट अप्लाई करना है, राइट। ज़्यादातर हम रिलेटिव यूज़ कर रहे होते हैं या कांस्टेंट यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब देख लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफसेट क्या चीज़ है। ऑब्जेक्ट ऑफसेट के ऊपर अगर मैं यहाँ एरो पे क्लिक करूँ तो आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिल रहा है। ऑब्जेक्ट ऑफसेट में क्या होता है कि हमें एक और ऑब्जेक्ट चाहिए होता है ऑब्जेक्ट का रेफरेंस के लिए, ठीक है। मैं यहाँ से इसको डिलीट करके दोबारा से एक ले लेता हूँ क्यूब और इस क्यूब को हम कर देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं एक स्फेयर। मैश में जाएंगे और यूज स्फेयर ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब मैं इस क्यूब को सिलेक्ट करूंगा और इसके ऊपर अप्लाई करूंगा अरे मॉडिफायर। यहाँ से रिलेटिव ऑफसेट मैंने बंद कर दिया। पे हम अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफसेट। अब यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल गया अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। आई ड्रॉपर से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, चाहूँ तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब हुआ क्या देखें कि मेरे ऑब्जेक्ट के जो डुप्लीकेट कॉपी थी वो आ गई यूज स्फेयर के ऊपर। अगर मैं एक और कॉपी लूँ और यहाँ से फायर फ्रेम मोड में जाऊँ तो आप देखें कि यूज स्फेयर के ऊपर भी एक कॉपी बन गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अपने क्यूब को जो है अपनी उसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन से हटा दिया था। और अगर आप इसकी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो ये एक्स लोकेशन में -6 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है, राइट। तो हमें क्या करना है कि इसका स्केल हमें अप्लाई करना है, उसके बाद ही हमारा ऑफसेट सही काम करेगा। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा और अप्लाई मेन्यू खोलने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करूंगा और यहाँ से क्लिक कर दूंगा ऑल ट्रांसफॉर्म के ऊपर। ऑल ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक करते ही आप देखें कि मेरे तमाम ऑब्जेक्ट्स गायब हो गए, जो कि दर हकीकत गायब नहीं हुए बल्कि वो सब एक जगह के ऊपर आके फिक्स हो गए इस क्यूब के अंदर, ठीक है। इस क्यूब की जितनी भी डुप्लीकेट कॉपीज थी जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की हुई थी, 3 कॉपीज वो इस क्यूब के अंदर चली गई हैं, ठीक है। अब हमने इसके अंदर ऑफसेट जो अप्लाई करना है वो करना है इस स्फेयर के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं इस स्फेयर को पकड़ के ऊपर नीचे करूं तो आप देखें कि इसकी कॉपीज हमें यहाँ पे शो हो रही हैं। मैं चाहूँ तो इसको एक्स एक्सिस में ले सकता हूँ, राइट। मैं चाहूँ तो इसको वाई एक्सिस में ले सकता हूँ। मैं जैसे चाहूँ इसकी डुप्लीकेट कॉपी ले सकता हूँ। इसके अलावा मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आ गया 7 प्रेस करके टॉप व्यू में। मैं चाहता हूँ कि मेरे इस क्यूब की जो है डुप्लीकेट कॉपी इसके अराउंड ऐसे सर्कल में आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं घड़ी बनाना चाहता हूँ और घड़ी में 12 घंटे होते हैं, ठीक है। तो मैं इसकी 12 कॉपीज़ लेना चाहता हूँ। मैं यहाँ से ले लेता हूँ 12 कॉपीज़, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि वो इस ऑब्जेक्ट के अराउंड आ जाए या सर्कुलर शेप में आ जाए जैसे कि अमूमन घड़ी के अंदर होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस स्फेयर को रोटेट करना पड़ेगा हमें। और आपको ये बात भी पता होगी कि जो हमारा एक कंप्लीट सर्कल होता है वो 360 डिग्री के एंगल का होता है, यानी कि 360 डिग्री का एंगल 0 से 360 तक जब कंप्लीट होता है तो वो एक सर्कल बनता है, राइट। तो हमने क्या करना है कि इस ऑब्जेक्ट को 360 डिग्री एंगल में रोटेट करना है। उसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और आ जाऊँगा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में और यहाँ पे हमने इसको रोटेट करना है Z एक्सिस में। तो मैं Z एक्सिस की रोटेशन में आऊँगा और यहाँ पे 360 टाइप कर दूँगा, ठीक है।
अब मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ जो कि सारी ज़िंदगी आपके काम आएगा। अच्छा, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को पता भी हो। अब देखें कि एक सर्कल कंप्लीट होता है 360 डिग्री के एंगल में, और मुझे यहाँ पे चाहिए कितनी कॉपीज़? 12। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करके अगर यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे हमने ली हैं 12 कॉपीज़। आपने जितनी भी कॉपीज़ बनानी है और आप चाहते हैं कि उस सर्कल के अंदर उन तमाम ऑब्जेक्ट्स की डुप्लीकेट्स कॉपी के अंदर इक्वल ऑफसेट हो। ठीक है, यानी कोई किसी के दरमियान ज़्यादा किसी के दरमियान कम ना हो, इक्वल डिस्टेंस का ऑफसेट हो। तो आप क्या करेंगे कि आपका जो सर्कल है 360 डिग्री का, आप उसको डिवाइड करेंगे अपने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। मेरे पास 360 डिग्री एंगल है, डिवाइड करूंगा, मेरे पास है 12 ऑब्जेक्ट्स, मैं यहाँ पे 12 टाइप करूंगा और जैसे मैं इंटर करूंगा आप देखें यहाँ पे मेरे पास 12 ऑब्जेक्ट्स आ गए और उन तमाम ऑब्जेक्ट्स का जो ऑफसेट है वो सबका इक्वल है। राइट, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इसको स्केल डाउन कर देता हूँ। ठीक है, छोटा किया। अब आप देखें कि क्या हुआ मेरे अरे के साथ। इसकी जो डुप्लीकेट कॉपीज़ थी वो अजीब तरीके से बिहेव करने लग गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका जो स्केल था वो डिस्टर्ब हो गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका स्केल डिस्टर्ब हो गया। राइट, तो स्केल को फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, कौन सी कमांड यूज़ करते हैं? अप्लाई वाली। ठीक है, अप्लाई स्केल। अप्लाई की शॉर्टकट की है Ctrl+A, और यहाँ से मैं जैसे स्केल पे क्लिक करूँगा तो आप देखें कि सब कुछ जो भी गड़बड़ हुई थी यहाँ पे वो सब सेट हो गई है। तो आप याद रखें कि आपने जब भी स्केल छेड़ना है या कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर अप्लाई करनी है, या आपने अपने ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्मेशन में जो भी चेंजेस करने हैं उसको आपने अप्लाई लाजमी करना है, अदरवाइज ये आपके हर चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। चाहे आप बेवल अप्लाई कर रहे हो या इस तरह से आप इसकी डुप्लीकेट कॉपीज़ ले रहे हो अरे मॉडिफायर यूज़ करके, आपने अप्लाई स्केल या अप्लाई ऑल ट्रांसफॉर्म लाजमी करना है। तो उम्मीद है आपको ये ऑब्जेक्ट ऑफसेट भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। हमने फिट टाइप्स की 3 ऑप्शन समझे और ऑफसेट के 3 ऑप्शन समझे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसके नीचे जो ये मर्ज का ऑप्शन दिया गया है ये किस चीज़ का है। तो मर्ज को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना के रखा है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं इस टाइप का। ठीक है, 7 प्रेस करके मैं जाऊँगा टॉप व्यू में और यहाँ पे मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा एक अरे मॉडिफायर, और यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा एक ऑब्जेक्ट ऑफसेट, और ऑफसेट के रेफरेंस के लिए मुझे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा। पिछले एग्जांपल में हमने एक मैश ऑब्जेक्ट ऐड किया था, लेकिन हम चाहें तो यहाँ पर एम्प्टी ऐड कर सकते हैं जो कि बेस्ट ऑप्शन होता है। और एम्प्टी ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसकी कोई ज्योमेट्री नहीं होती, जिसका कोई मैश नहीं होता और वो रेंडर व्यू में शो भी नहीं होता। ठीक है, ऐड ऑब्जेक्ट में आएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे एम्प्टी के ऊपर, और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप इसमें से कोई भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सफ़ेद ले लूँगा और यहाँ पे आगे हमारे पास एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट इस तरह का दिखता है, और एम्प्टी ऑब्जेक्ट को यूज़ करके आप अपने ऑब्जेक्ट्स को पेरेंट भी कर सकते हैं, जो कि हम आगे अपनी प्रोडक्ट एनिमेशन वाली क्लासेस में चल के सीखेंगे कि ये कितना यूज़फुल होता है एम्प्टी ऑब्जेक्ट। इसके अलावा भी आप इसको कई जगह पे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं सेलेक्ट करूँगा इसको और यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा एम्प्टी। ठीक है, अब मेरा ऑफसेट का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आ गया ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के रोटेट करूँ, लाइक मैं R प्रेस करता हूँ और Z प्रेस करता हूँ और इसको मूव कर देता हूँ तकरीबन इतना। ठीक है, इतना मैंने अप्लाई किया, और अब मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसकी डुप्लीकेट कॉपीज ले लेता हूँ यहाँ से, जब तक कि इसका सर्कल कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, इसको थोड़ा सा और रोटेट कर लेते हैं। R प्रेस करके छोड़ूंगा, Z प्रेस करके छोड़ूंगा, और तकरीबन इसको हम शिफ्ट होल्ड करके कर लेते हैं इतना। अब ये डुप्लीकेट्स कॉपी बन गई और ये सर्कल हमें कंप्लीट लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी, यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इनको फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये हमारा एक ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसा लगेगा कि ये हमने इसकी डुप्लीकेट्स कॉपी लेके उसको ज़बरदस्ती आपस में जोड़ा हुआ है। तो हम आएंगे अपने ऑब्जेक्ट में और यहाँ से आएंगे मर्ज के ऊपर। ठीक है, इस मर्ज के ऊपर क्लिक करेंगे
और इस मर्ज के ऊपर क्लिक करने के बाद अमूमन वैसे आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे मर्ज को, तो अगर आपके इस ऑब्जेक्ट में बहुत कम फासला होगा तो वो खुद ब खुद इसको मर्ज कर देगा। अगर ये इस तरह मर्ज ना हो क्लिक करने पे, तो आपने सिंपल अपने एम्प्टी को सिलेक्ट करना है, R प्रेस करके छोड़ना है, Z प्रेस करके छोड़ना है और शिफ्ट होल्ड करके इसको थोड़ा सा ऐसे मूव करना है। ठीक है, ये देखिए मैंने जैसे इसको रोटेट किया तो ये प्रॉब्लम हमारी फिक्स हो गई। जहाँ पे ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाए वहीं पे इसको क्लिक कर दें। ठीक है, तो हमारी सारे ऑफसेट की सेटिंग यहाँ से सेट हो गई, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे अभी तक गड़बड़ है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो ये प्रॉब्लम इन दोनों के दरमियान क्यों है? क्योंकि हमारे फर्स्ट ऑब्जेक्ट और लास्ट ऑब्जेक्ट आपस में ओवरलैप हो रहे हैं। लेकिन इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आए, इसको भी फिक्स हम कर सकते हैं। अगर यहाँ मर्ज के नीचे आप देखें, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट एंड लास्ट कॉपीज। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट कॉपीज के ऊपर हमने क्लिक करना है और इसके ऊपर हमें एक थ्रेशोल्ड मिल रहा है डिस्टेंस का। आपने शिफ्ट की होल्ड करके रखनी है, इसके ऊपर अपना कर्सर रखना है, माउस की लेफ्ट की होल्ड करके रखनी है और इस वैल्यू को आपने इंक्रीज करते जाना है ग्रेजुअली। ठीक है, इसको इंक्रीज करते जाएं और देखें एक वैल्यू ऐसी आपको मिलेगी जहाँ पे आके ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे अब आप देखें कि आपकी प्रॉब्लम जो थी वो फिक्स हो चुकी है तमाम ज्योमेट्री की, और यहाँ से अब आप चाहें तो इसको आके अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई कर दें, इसको आके डिलीट कर दें और अब आप चाहें तो इसके ऊपर मटेरियल भी अप्लाई कर सकते हैं। मटेरियल में आ जाएं, न्यू पे आ जाएं और यहाँ पे आके आप जो भी मटेरियल अप्लाई करना चाहें यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये अब आपका बन गया सिंगल एक ऑब्जेक्ट, राइट। अब इसके नीचे एक और ऑप्शन बचा है यूवी का, आइए अब उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्लांक टाइप कुछ बना के रखा है ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर मैंने एक वुड टेक्सचर अप्लाई किया है, राइट। इसके ऊपर अरे मॉडिफायर अप्लाई कर देते हैं और इसकी कुछ डुप्लीकेट्स ले लेते हैं, लाइक 5 कॉपीज ली और इसका ऑफसेट कर देते हैं 1.4 और 5 जितना भी आप रखना चाहें। 7 प्रेस करके मैं जाऊंगा टॉप व्यू में। अब देखें कि ये मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया और उस पर अरे मॉडिफायर अप्लाई करके डुप्लीकेट्स तो ले ली, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से अप्लाई कर दूँ मॉडिफायर को, तो बाद में जो भी कोई देखेगा उसको देखते ही पता चल जाएगा कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उसकी डुप्लीकेट कॉपीज ली हुई है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इन सब के ऊपर जो टेक्सचर है वो एक जैसा लग रहा है, ठीक है, और एक जैसा ही है, क्योंकि इसके ऊपर जो टेक्सचर है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम है, इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हर डुप्लीकेट कॉपी के अंदर टेक्सचर के अंदर कुछ वेरिएशन आ जाए, तो उसको भी अप्लाई करने का बहुत आसान तरीका है। हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ मर्ज के नीचे आपको यूवीस लिखा नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करके ऑप्शंस खोल लें और यहाँ पे ऑफसेट लिखा है यू और वी। यूवी क्या होते हैं इसको समझने के लिए आप मेरी यूवी मैपिंग वाली क्लासेस देख सकते हैं अगर आपको नहीं मालूम, और उन क्लासेस में मैंने यूवी एडिटिंग और यूवी मैपिंग और यूवी अनरैपिंग बहुत डिटेल में सिखाई। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वो क्लासेस भी आप देख सकते हैं जो कि इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो यूवी ऑफसेट है यू और वी में, ठीक है। तो अगर आप अपने ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट्स कॉपी की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के अंदर टेक्सचर में वेरिएशन क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। आप यू की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आप वी की चेंज कर सकते हैं, और इनको चेंज करने के बाद आप देखें कि आपके हर ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपी के अंदर एक डिफरेंट टेक्सचर देखने को मिलेगा। तो यूवी का काम यही है, यूवीस आपकी जितनी भी डुप्लीकेट कॉपीज होती हैं उनके दरमियान टेक्सचर में या मटेरियल में वेरिएशन क्रिएट करने के लिए होता है। उम्मीद है आपको ये यूवीस भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके नीचे एक आखिरी ऑप्शन है कैप्स का। कैप्स बुलेट्स की तरह होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे न्यू फाइल ले लेता हूँ और मेरे पास है ये एक क्यूब, इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया एक अरे मॉडिफायर और इसकी ले लेते हैं 4-5 कॉपीज। इसका ऑफसेट में 1.4 कर देता हूँ, 7 प्रेस किया और टॉप व्यू में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ये डुप्लीकेट कॉपीज हैं इसके शुरू में और एंड में एक एक स्फेयर ऐड हो जाए, ठीक है। मैं यहाँ से ऐड पे क्लिक करूँगा और यहाँ से ऐड करूँगा एक यूवी स्फेयर, इसको कर लेते हैं ऊपर, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, कैप्स में आया,
अब यहाँ पे दो ऑप्शंस मुझे मिल रहे हैं, स्टार्ट और एंड। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा आई ड्रॉपर पे और यहाँ से यूज फेयर ले लूँगा। तो आप देखें मेरे ऑब्जेक्ट के शुरू में यूज फेयर आ गया। मैं चाहूँ तो इसको एंड पे भी ले सकता हूँ। और अब मैं इसकी जितनी भी कॉपीज़ लूँगा, कम करूँ या ज़्यादा करूँ, ये इसके साथ शुरू में और एंड में आते रहेंगे खुद ब खुद। आप चाहें तो शुरू में और एंड में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक ले लेता हूँ सिलेंडर, और इस सिलेंडर को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और अब मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से ले लेता हूँ ये सिलेंडर, ठीक है। तो अब आप देखें कि इसके शुरू में यूज फेयर आ गया और एंड में आ गया एक सिलेंडर। अब मैं इसकी कॉपीज़ जितनी भी लूँगा ये इसके साथ चिपके रहेंगे, ये इसके साथ, ये इससे हटेंगे नहीं। ये काफ़ी काम आता है। ये तो मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए सिंपल सा समझाया ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। आप इसको कई जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आप चेन बना रहे हो, चेन के दोनों साइड पर आप कोई हुक वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे ये कैप्स यूज़ कर सकते हैं। या आप एक रस्सी वगैरह बना रहे हैं और रस्सी के शुरू में और एंड में आप कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, हैंडल वगैरह, तो आप वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत यूज़फुल ऑप्शन है जिसको हम आगे चल के जब मॉडलिंग वगैरह किया करेंगे तो वहाँ पे भी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये था अरे मॉडिफायर। अब एज ए बिगनर आपके जहन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा, वो सवाल क्या है? फॉर एग्जांपल मैंने इसकी डुप्लीकेट्स कॉपी तो ले ली अरे मॉडिफायर अप्लाई करके, ठीक है। 5 कॉपीज़ ली, इनके दरमियान मैंने कर दिया गैप 1.5 का। अब मेरे पास 5 डुप्लीकेट कॉपीज़ आ गई। ऑफसेट भी मैंने अप्लाई कर दिया और यहाँ से आके इसको भी अप्लाई कर दिया, मॉडिफायर अप्लाई हो गया। लेकिन ये मेरा एक ही ऑब्जेक्ट है, राइट। अगर आप यहाँ आउटलाइनर में आके देखें क्यूब, तो यहाँ पे ये एक ही ऑब्जेक्ट है, ये सेपरेट ऑब्जेक्ट नहीं है। और इसमें मसला क्या होगा कि अगर मैं एक को एडिट करूँगा तो सब के अंदर एडिटिंग होगी, और अगर मैं इसके ऊपर यहाँ से आके कोई मटेरियल अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो वो मटेरियल भी जो है वो सबके ऊपर अप्लाई हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट सेपरेट हो जाए और हर ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं डिफरेंट मटेरियल अप्लाई करूँ। तो अरे अप्लाई करके डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाने के बाद इनको सेपरेट कैसे करना है अब वो सीख लेते हैं। मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा और एडिट मोड में चला जाऊँगा। एडिट मोड में जाने के बाद आपने ए प्रेस करना है ताकि ये तमाम सेलेक्ट हो जाए। यहाँ से वर्टेक्स मोड सेलेक्ट हो या फेस सेलेक्ट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके ऑल ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट होने चाहिए। उसके बाद आप आएंगे मैश में, और मैश में आने के बाद आप आएंगे यहाँ पे सेपरेट मेन्यू में, जिसकी शॉर्टकट की है पी, ठीक है। तो आप कीबोर्ड से पी सेलेक्ट करके सेपरेट मेन्यू खोल सकते हैं। और सेपरेट मेन्यू जब मैंने आपको पिछली क्लासेस में बेसिक में सिखाया था तो उसमें मैंने ये 2 ऑप्शंस छोड़ दिए थे, जिनमें से एक ऑप्शन है बाय लूज पार्ट्स। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आप देखें अपने आउटलाइनर में तमाम ऑब्जेक्ट्स सेपरेट हो गए हैं और अब मेरे पास हर ऑब्जेक्ट सेपरेट आ गया है यहाँ पे। अब मैं चाहूँ तो इनके ऊपर डिफरेंट मटेरियल अप्लाई कर सकता हूँ। कॉपी करें, सेपरेट, यहाँ पे कॉपी करें, सेपरेट, कॉपी करें और यहाँ से ये सेपरेट। इसी तरह आप इसके मटेरियल्स भी अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट, और आप चाहें तो इनको एडिट मोड में जाके एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैंने लिया, या मैंने फेस लिया, इसको इंसर्ट किया और इसको एक्सट्रूड कर दिया, तो आप देखें कि ये इसी के ऊपर सिर्फ अप्लाई हुआ है, राइट। लेकिन इसके अंदर अभी एक प्रॉब्लम और भी है। ये भगवान क्या जुल्म है। फॉर एग्जांपल मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूं तो गिज़्मो इसके ऊपर है, इसको सिलेक्ट करूं तब भी गिज़्मो इसके ऊपर है, इसको सिलेक्ट करूं तब भी गिज़्मो इसके ऊपर है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन तमाम ऑब्जेक्ट्स के जो ओरिजिन हैं वो इस ऑब्जेक्ट के साथ हैं, ठीक है, यानी हमारे 3D कर्सर के ऊपर हैं। और ओरिजिन क्या होता है, इसको कैसे सेट करते हैं, ये भी मैं आपको बहुत डिटेल में सिखा चुका हूँ यूज़ करना, और इसको चेंज करने का तरीका भी सिखा चुका हूँ। 3D कर्सर वाली क्लास के अंदर भी सिखाया था मैंने, और पिछली भी एक क्लास में सिखाया था। तो आपने इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए क्या करना है, अपने तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। आप चाहें तो आउटलाइनर में से सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ सीन में से सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद आप आएंगे ऑब्जेक्ट में, सेट ओरिजिन में जाएंगे और ओरिजिन टू ज्योमेट्री पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखिए मैंने जैसे ही ओरिजिन टू ज्योमेट्री पे क्लिक किया, हर ऑब्जेक्ट का ओरिजिन उसके सेंटर में आ गया।
अब मैं जिस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा उसका गिज़्मो भी उसी के ऊपर जाएगा, ना कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आए, राइट। तो ये थी मॉडिफायर की सिंपल सी क्लास। थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन उम्मीद है आपको तमाम ऑप्शंस इसके बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी ऑप्शन आपको समझ ना आया हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या अपना सवाल लिख के मेरे फेसबुक ग्रुप में डाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।